हाय स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स और ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले के दो वीडियोस शुरुआत से पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये दोनों रिलीज हो चुके हैं, इसी चैनल पर मिल जाएंगे आपको। तो अगर इस पार्ट को देखने से पहले वे दोनों वीडियोस देख लेंगे तो बहुत फ्रूटफुल होगा, क्योंकि उसमें बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है या थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है ये सब उसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। तो अब आज एक टॉपिक हम लोग ले रहे हैं जिसका आप देख ही सकते हो कि फ्री एक्सपेंशन। अब हम लोग थोड़ा फ्री एक्सपेंशन समझेंगे है क्या। देखो, एक ये फिगर ये वाला देखते हैं। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि देखो, एक ये पिस्टन लगी हुई है, ये पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है, ओके। और ये पिस्टन का स्टेम है, मतलब पिस्टन की रॉड है जिसके बेस पर ये पिस्टन लगी हुई है। सपोज करो कि ये पिस्टन, ओके, ये है पिस्टन और ये रॉड है जिससे कि पिस्टन जुड़ी हुई है, राइट। अब देखो कि अंदर गैस है एक। अब पिस्टन जानते हो कि नहीं? देखो, पिस्टन का मतलब होता है कि जैसे जो साइकिल में हवा भरी जाती है ना, जो पंप होती है आपकी, पंप में भी क्या होता है, देखो, एक ये सिलेंडर होता है, एक ये सिलेंडर होता है और यहाँ पे एक स्लिट होती है, यानी पोर होता है, छेद होता है, और उस स्लिट से एक रॉड डाली जाती है और उस रॉड में लगी होती है पिस्टन, ओके। और यहाँ पर एक हैंडल होता है जिसे आप जब ऊपर ले जाते हो और नीचे पुश करते हो तो क्या होता है कि पुश करने पे जो एयर है वो इस ट्यूब के हेल्प से आपके टायर में चली जाती है। साइकिल का टायर हो या फिर कोई भी टायर हो, कार का या स्कूटर का, राइट। तो होता क्या है कि जब हम ऊपर खींचते हैं तो यहीं से एक लिड होता है जिससे कि एयर अंदर चली जाती है, और जब हम इसे पुश करते हैं तो वो एयर इस पाइप के थ्रू टायर में चली जाती है, ठीक है। तो ये पिस्टन का मतलब जो डेली लाइफ से हमने रिलेट किया कि आखिर पिस्टन होता क्या है, तो यही है पिस्टन, ओके। अब देखो, सपोज करो कि ये पिस्टन ऐसे सिलेंडर में फिट है जो कि नीचे से उसमें कोई भी ट्यूब नहीं लगी है, बंद है, ठीक है, क्लोज्ड है। और इसमें जो गैस है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है ऊपर की तरफ। जाहिर सी बात है, कोई भी जो गैस होती है ना वो वॉल पर जब टकराती है, ठीक है, ये टकराती है तो फिर टकराने में ये फोर्स एग्जर्ट करती है और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर इस पिस्टन पर भी एग्जर्ट कर रही है और इस वॉल्स पर भी। अच्छा, ऊपर से भी एक प्रेशर इस पिस्टन पर लग रहा है यहाँ पर। वो कौन सा है? वो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर में भी एयर है तो वो भी इसको प्रेस कर रही है। तो ये हो गया हमारा पी एक्सटर्नल जो कि बाहर से लग रहा है, और ये पी इंटरनल क्योंकि ये अंदर से लग रहा है, ओके। अब सपोज करो कि अगर ये पी एक्सटर्नल ज़्यादा हो इससे, तो जाहिर सी बात है ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक जाएगी, ओके। और अगर पिस्टन इसका इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो एटमॉस्फेयर प्रेशर से, तो ये पिस्टन थोड़ी ऊपर की तरफ खिसक जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। अब ये सपोज करो कि अचानक से क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर गायब हो गया,
तो यहाँ पर कोई एयर नहीं है, तो जब एयर नहीं है तो P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो। P एक्सटर्नल जीरो हो गया, तो ये क्या होगा, फटाक से रॉकेट की तरह, क्योंकि कोई रोकने वाला इसको नहीं है, कोई ऊपर से प्रेस नहीं कर रहा है, तो ये इंटरनल प्रेशर की वजह से एकदम से रॉकेट की तरह ये पिस्टन ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि फ्री एक्सपेंशन है क्या, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है ऊपर से, और ये फ्रीली मूव कर रही है पिस्टन, तो ये फ्री एक्सपेंशन इसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई फ्री एक्सपेंशन की बात। अब हम लोग आते हैं कि फ्री एक्सपेंशन का यूज कहाँ कहाँ पर है। तो फ्री एक्सपेंशन से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क इन फ्री एक्सपेंशन और आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, ये दो प्रोसेस हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि फ्री एक्सपेंशन से वर्क कितना होता है। ठीक है, वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप देखो कि फ्री एक्सपेंशन में जो वर्क होगा वो कैसे कैलकुलेट करें वो देख लो। P एक्सटर्नल हो गया जीरो, और W होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा B। ठीक है, अब ये जब डेल्टा B यहाँ पर है और ये है P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल हमने कह दिया कि जीरो है, तो ये जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, एक स्टेप में या सिंगल स्टेप में या कुछ फाइनाइट स्टेप्स में, मतलब जिनकी गिनती हो सके 5 या 6 7, इन स्टेप्स में अगर कोई वर्क होता है तो वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है। अब देखो P एक्सटर्नल अगर जीरो रख देंगे तो क्या होगा, जीरो इंटू डेल्टा V, तो जीरो इंटू डेल्टा V कितना हो जाएगा, जीरो। तो किसी भी फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है, राइट। अब कैसे, कौन कौन सी दो प्रोसेसेस हैं जिसमें हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्री एक्सपेंशन में, तो दो टाइप के होते हैं। एक तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी जो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जो कि फाइनाइट स्टेप्स में हो, और रिवर्सिबल में जो कि इनफाइनाइट स्टेप्स में हो। ये पिछला वीडियो जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा। इनफाइनाइट स्टेप्स में कोई भी प्रोसेस होती है तो उसे रिवर्सिबल कहते हैं, और अगर फाइनाइट स्टेप्स में होती है, जैसे एक ही स्टेप में हो जाए, 2 स्टेप में हो, 3 स्टेप में हो, 4 स्टेप्स में हो, 5 6, यानी जिनको हम काउंट कर सकें। तो फाइनाइट स्टेप्स में जब कोई प्रोसेस होती है तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है, क्या होता है, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, और P एक्सटर्नल यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन में, यानी बाहर का जो प्रेशर है वो जीरो हो गया, यानी वैक्यूम है। ठीक है, प्रेशर जीरो का मतलब होता है वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है कि वैक्यूम का मतलब होता है कि कोई भी गैस या मॉलिक्यूल या पार्टिकल नहीं है, वैक्यूम है, मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो हमने बताया था पिस्टन के ऊपर से कुछ भी नहीं रखा, मतलब एटमॉस्फेयर भी गायब हो गया, तो वो पिस्टन एकदम से रॉकेट की तरह उड़ जाएगी। तो यही यहाँ पर हम देखेंगे कि P एक्सटर्नल अगर जीरो है यानी वैक्यूम है वहाँ पर, तो जीरो रख देंगे और डेल्टा इक्वल टू W, जीरो। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो, फ्री एक्सपेंशन के केस में। देखो वैक्यूम को और अगर हम प्रैक्टिकल
मतलब डेली लाइफ से रिलेट करें तो आप ये देखो कि आप ऐसा करना कि एक गिलास लेना स्टील का। क्या लेना? एक गिलास लेना स्टील का। ऐसे ये हमने स्टील का एक गिलास ले लिया जो घरों में मिलता है, राइट? ओके। और इसको लगाना आप अपने माउथ पर। ठीक है, ये लगाना इसको माउथ पर। ठीक है, ये माउथ है। और माउथ से पूरी हवा इसकी अंदर की जो एयर है वो सक कर लेना अपने मुंह में अंदर। ठीक है, इससे क्या होगा कि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? प्रेशर जीरो हो जाएगा। अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि आपने सारी हवा क्या किया है? मुंह के अंदर सक कर लिए। अब क्या होगा कि ये गिलास चिपक जाएगा आपके मुंह के आसपास। क्यों चिपक जाएगा? क्योंकि अंदर का प्रेशर जीरो है, लेकिन बाहर का प्रेशर तो अभी लग रहा है। जिससे क्या होगा, बाहर का जो प्रेशर है वो इसे ठेलेगा, मतलब पुश करेगा आपके मुंह की तरफ। तो ये गिलास जाकर के चिपक जाएगा और अंदर हो गया वैक्यूम। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल बताया कि वैक्यूम का आप रियल में फील कर सकें इसके लिए। ठीक है, तो W हो गया यहाँ पर जीरो। ओके, अब इसके बाद देख लेते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में, यानी इनफाइनाइट स्टेप्स में अगर कोई प्रोसेस हो रही है तब देखो क्या होता है कि ये भी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है इसका वो होता है W इक्वल टू माइनस V इनिशियल और V फाइनल तक हम इंटीग्रेट करते हैं, और यहाँ पर P एक्सटर्नल और ये स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स हैं तो छोटे छोटे वॉल्यूम चेंजेज हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स हैं तो हम फाइनली तो काफ़ी सारा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो हम कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे? इनिशियल से फाइनल तक। तो इसलिए ये इंटीग्रेट करते हैं। और यहाँ पर पी एक्सटर्नल जीरो है, आप जानते हैं फ्री एक्सपेंशन यानी वैक्यूम है। तो फिर यहाँ भी अगर जीरो यहाँ पे रख देंगे तो सारा कुछ क्या हो जाएगा? जीरो। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में भी जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर फ्री एक्सपेंशन हो तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में फ्री एक्सपेंशन हो तो भी क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो ये हो गया फ्री एक्सपेंशन की बात। ओके, अब देखो, अब देखते हैं कि आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, तो आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज ना हो, सेम रहे, यानी T यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसे बोलेंगे आइसोथर्मल। ठीक, और अब देखो कि यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन में हमने ऊपर भी देख लिया है कि W इक्वल टू हो जाता है जीरो। ओके, तो W इक्वल टू जीरो हो गया। क्यों? सिंस P एक्सटर्नल इज जीरो, इसलिए W भी जीरो हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने देखा। इसके बाद होता क्या है कि जो जूल एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया है। जूल हैज प्रूव्ड दैट इन आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन या आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन Q बिकम्स जीरो। Q क्या होता है? जीरो होता है। ये किसने प्रूव किया था? जूल ने। तो W भी जीरो, Q भी जीरो।
डब्लू भी जीरो और क्यू भी जीरो। तो यू आगे डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्लू। ओके, अब क्यू भी जीरो है, ये भी जीरो है, ठीक है, तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन में डब्लू क्या होता है, तो आप कहोगे जीरो। ओके, क्यू क्या है, कितनी होती है, इसमें भी कह दोगे जीरो, और इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। ठीक है, तो सब जीरो जीरो हो जाता है। ओके, इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और उसका फॉर्मूला था डेल्टा यू, यानी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू प्लस डब्लू की। ठीक है, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर हुई बात। अब देखो, अब इसमें कुछ एप्लीकेशंस होते हैं इस इक्वेशन के, तो अलग अलग तरह की प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग जो वेरिएबल्स हैं, यानी प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, इसमें हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को कैसे हम चेंज करेंगे। तो पहला केस है कि व्हेन प्रोसेस कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है। ओके, तो इसी इक्वेशन को हम लोग चेंज करेंगे उसके हिसाब से। कैसे करेंगे, देखो, यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि W इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। होता है कि नहीं होता, आप जानते हो। तो अगर हम इस W की, देखो इसको इक्वेशन ले लो 5.1, ये एनसीईआरटी में यही इक्वेशन का नंबर है, इसलिए मैंने लिया है, और ये पेज नंबर 142 पे डिस्कशन किया गया। इसको मैंने काफ़ी रीऑर्गेनाइज किया है आपके सुविधा के लिए। देखो, इसमें तो काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन हमने इसे ऐसे रीऑर्गेनाइज किया है कि आप आराम से समझ सको। तो इसीलिए मैंने अभी पिछली स्लाइड जो थी उसमें कुछ प्रोसेस बताई थी, वो इंटरमिक्स हैं इस एनसीईआरटी में, लेकिन उनको मैंने अलग कर दिया सेपरेट, और इसको एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ को सेपरेट कर दिया, तो आप आराम से इसको समझ सकते हो। तो देखो, अब इसमें जो इक्वेशन 5.1 है उसमें इसकी W की वैल्यू रखो, सॉरी इसको डेल्टा यू इक्वल टू क्यू और माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, जब हमने इस इक्वेशन में W की वैल्यू रखी, ये वाले W की वैल्यू, ठीक है, तो ये हमने रख दी। तो ये है हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और ये कांस्टेंट प्रेशर पर Q है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू पी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और इसको हम इधर ले जाएं अगर, तो क्यू पी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक, क्यू पी इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इंटरचेंज कर दिया, मतलब पी एक्सटर्नल डेल्टा बी को हम इधर ले गए, किसकी तरफ, लेफ्ट हैंड पे, तो डेल्टा यू प्लस ये हो गया।
ओके। अब इसके बाद देख लेते हैं व्हेन प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हम कोई प्रोसेस करेंगे तब क्या होगा। अब जाहिर सी बात है कि हमने इस इक्वेशन को कैसे लिख लिया था, Q प्लस W, ये लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ओके, और W हमने देखा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q माइनस पी डेल्टा बी। अब मैं एक्सटर्नल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अंडरस्टूड है, चलो लिख दे रहा हूँ एक्सटर्नल। अब देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चेंज तो जीरो हो गया भाई। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो पहले था वो अब है, तो जो पहले था वो अब है, तो चेंज तो कुछ नहीं हुआ ना। यानी V1 V है और V2 भी क्या है, V है, तो V2 माइनस V1 यानी V माइनस V इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो अगर हम इसको जीरो यहाँ पे रख देंगे तो डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा Q, और ये कहाँ पर है, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये हो जाएगी Q भी, और इसी तरीके से जो हीट सप्लाइड है कांस्टेंट प्रेशर पर वो ये हो जाएगी। अच्छा, व्हेन चेंज इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, तो तब इस एप्लीकेशन, इस फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या होगा वो देख लो। आप जानते हो कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या है, Q प्लस W, राइट। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या है ये, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो गया, जीरो। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो गया, जीरो। तो जीरो इक्वल टू हो गया Q प्लस W। Q प्लस W जब हुआ तो Q इक्वल टू हो गया माइनस W। ओके, अच्छा, माइनस W तो ये हो गया, लेकिन W जो है वी नो दैट W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा B। तो इसको हम, इसकी वैल्यू W की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू माइनस, और इसका भी माइनस, तो हम ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा B। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल डेल्टा B। तो ये हो गया आपका व्हेन चेंज इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल। ठीक, क्योंकि इरिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल का जो W होता है वो ये होता है, इरिवर्सिबल। ठीक, इसके बाद व्हेन चेंज इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल, तो आइसोथर्मल चेंज है तो आप जानते हो कि डेल्टा U इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा U जीरो हो गया, तो जीरो इक्वल टू Q प्लस W, तो Q इक्वल टू हो गया माइनस W। और देखो रिवर्सिबल में जो W था वो ये था माइनस बी फाइनल P एक्सटर्नल DB, यही तो था। ठीक है, इसको फिर से हमने मॉडिफाई किया था तो वो क्या हो गया था, W इक्वल टू माइनस NR
टी एल एन नेचुरल लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ये हो गया था, पिछली वीडियो में जाके देखेंगे तो ये हमें मिला था। ओके, अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, Q इक्वल टू माइनस और इसका माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, Q इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी एल एन वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्लियर हुई बात? तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ है। तो अब 2-3 बार अगर आप वीडियो देखोगे तो काफ़ी कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग देखते हो तो मुझे फीडबैक भी प्लीज़ दे दिया करें, क्योंकि आपके फीडबैक मीन्स ए लॉट फॉर मी, क्योंकि इसी से एनर्जी मिलती है कि कुछ नया हम कर पाएँ आपके लिए, कुछ ऐसे चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करें, डेली लाइफ से रिलेट करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को हम लोग समझेंगे कि एंथैल्पी आखिर होती क्या है। तो अगला जो टॉपिक है वो हम लोगों का है एंथैल्पी। इसको थोड़ा सा देख लें क्या है। एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, इसके बाद जी यहाँ पर आते हैं और हम लोग पढ़ते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी देखो, एक कप है और उसमें चाय रखी है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जो इसकी हीट है वो बाहर जा रही है और चाय कूल हो जा रही है, यानी कूलिंग इफेक्ट हो रहा है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम इस चाय को फिर से गर्म कर दें तो हीट क्या है, अंदर आ रही है और हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। तो ये जो चेंज है हीट एनर्जी में, इसी को बोलते हैं एंथैल्पी। अब इसे समझेंगे कैसे, वो देखो। सपोज करो कि कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है। सिस्टम का मतलब है कि कोई वैक्स रखा है किसी कप में, या आपकी चाय रखी है, या फिर कोई गैस भरी हुई है किसी कंटेनर में, ये सब सिस्टम होता है, राइट। या आपकी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो वो भी क्या है, सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम में टोटल हीट कंटेंट कितना है, टोटल हीट एनर्जी, वही क्या है सिस्टम की, एंथैल्पी। अब देखो, इसमें हमने देखा था कि एक तो होती है इंटरनल एनर्जी यानी यू, जो कि
मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से या रोटेशन से या जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है उसको ऐड करने से हमें इंटरनल एनर्जी मिलती है किसी सिस्टम की। फिर है कि ये अपने लिए स्पेस भी क्रिएट कर रही है, यानी इतने स्पेस में ये रखी है, तो इसका जो प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी है वो, ठीक है, तो एक तो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, ये दोनों मिलाकर के टोटल हीट एनर्जी इसकी बताते हैं। तो एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी टोटल हीट एनर्जी, या हम लिख सकते हैं कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। तो टोटल हीट क्या हुई? एक तो इंटरनल एनर्जी है और एक क्या है? प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी है। तो देखो टोटल हीट एनर्जी क्या क्या होगी? इंटरनल एनर्जी और क्या है? प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी प्लस, ठीक। और इस एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं। तो H क्या हो जाएगा? H इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। तो ये हो गई इस सिस्टम की एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो, अब हमने कहा कि इसे कुछ हीट दे दी गई बाहर से, तो हीट तो चेंज हो जाएगी। तो जब चेंज हो जाएगी तो क्या होगा कि सपोज करो कि उसकी एक सिस्टम था ये और एक ही है, इसमें है वाटर जो कि ठंडा है, और अब इसे कुछ हीट दे देते हैं तो ये हो जाता है गर्म, वार्म, ठीक है। तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि रोटेशन और सब स्ट्राइकिंग जो चीज़ें हैं या रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल है, वो भी चेंज हुई होगी। तो ये हो गई U1, पहले थी U1 और अब हो गई U2, ठीक है। इसी तरीके से ये इसकी H1 और इसकी क्या है? H2। इसी तरीके से अब देखो, प्रेशर तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो तो चेंज नहीं होगा। तो प्रेशर क्या हो गया? यहाँ भी P है और यहाँ भी P है, यानी ये चीज जो है यानी प्रेशर है कांस्टेंट, राइट। और वॉल्यूम चेंज हो सकता है क्योंकि मैटर भी इधर उधर जा रहा है, या अगर टेस्ट ट्यूब की बात करें तो वहाँ भी कुछ बुलबुले वगैरह निकलते हैं तो गैस थोड़ा एक्सपेंड होती है, तो उसमें वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। तो V1 और यहाँ क्या है? V2। अब देखो, अब एक बन गई इक्वेशन H1 इक्वल टू U1 प्लस PV1, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? H2U2 प्लस PV2। अब इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 से। तो 2 से जब करोगे तो क्या हो जाएगा? H2 माइनस H1 इक्वल टू U2 माइनस U1 और प्लस PV2 माइनस V1। तो
H2 माइनस H1 को लिखें डेल्टा H, U2 माइनस U1 को डेल्टा U, और इसको लिख दो P डेल्टा B। तो ये फाइनल इसकी इक्वेशन बनी है चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी, क्लियर हुई बात। अब देखो, अब ये एंथैल्पी आखिर है क्या, इसको कैसे रिलेट कर पाएंगे, इसको आप यहां पर देखो। हाँ जी, क्यूपी क्या था, देखो यहां पर क्यूपी, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट सप्लाई कर रहे थे, एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, तो वो क्यूपी था इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा बी। और इसी को अगर हम यहाँ पर लिखें, देखें तो यू, यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ मैं। देखो वहाँ हमने जो देखा क्यूपी यानी कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज, वो था डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यहाँ एक्सटर्नल भी लिख, ठीक है। अब देखो कि डेल्टा एच भी यही है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और क्यू पी भी यही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट सप्लाई की जाती है, यानी ये जो देखो हमने बताया था कि ये चाय है या ये वाटर है, और यहाँ पे गर्म करने के लिए हमने क्या किया कि कुछ हीट एनर्जी इसको दे दी Q, और ये किस प्रेशर पर दी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो कांस्टेंट प्रेशर है। तो ये हम QP यहाँ लगा सकते हैं कि QP दिया हीट एनर्जी, तो वो QP जो है वही क्या है, एंथैल्पी चेंज है, क्योंकि उतनी एनर्जी तो वही तो हीट दी और उसी ने तो गर्म किया इस वाटर को, ठीक है। तो QP इस ठंडे वाटर को दिया था तो ये गर्म हो गया था, ठीक है। तो ये जो चेंज इन हीट है वही क्या है, एंथैल्पी चेंज। और ये क्या होती है, ये और कुछ नहीं बल्कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर जो भी हीट आप दे या ले रहे हो वही एंथैल्पी चेंज होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि when heat is absorbed by the system at constant pressure we are actually measuring change in enthalpy। तो यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं कि एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी क्या है कि when, या लिखेंगे कि हीट absorbed by the system at constant pressure is nothing but enthalpy चेंज, मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई। तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है क्यूपी, ठीक है। अब आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आपने ये वीडियो देखा तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इफ यू लाइक द वीडियो then please hit the like button and give some motivation to me to form newer videos which can help you to understand the
chemistry more easily. Okay, बाय बच्चों.